हाँ, अखिलेश जी का। अखिलेश जी की सरकार में बच्चे भर्ती बहुत हुए हैं, मेरे फ्रेंड लोग, दोस्त लोग। तो मैं इसके आधार पे अकॉर्डिंग कह सकता हूँ कि नौकरी के मामले में अच्छी सरकार होनी थी। अखिलेश जी की नौकरियां मिलती थी। हाँ, नौकरी भी था। तो हालांकि देखे रहे बेरोजगारी का माहौल बेरोजगारी बहुत है, हद से ज्यादा है सर, हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा। हमारे साथ के पढ़े पढ़े लिखे MBBS, BSc, BCom सारे बच्चे करके मेरे साथ में भी रिक्शा चलाते नहीं होता है। बनारस मेरा पहले भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, ये नहीं, लेकिन रोजगार के मामले में एकदम जीरो बटा। बनारस में रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, आसपास फैक्ट्रियां नहीं है। अभी आप कैमरा बाहर निकाल के देखिए, मेरे साथ में कितने लोग गाड़ी चला रहे हैं और कितने लोग बेरोजगार हैं। मेरे जैसा नौयुवक पढ़े लिखे आप बाहर निकाल के खुद आप लाइव वीडियो टेलीकास्ट। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के आलम ये है कि एक पढ़ा लिखा लड़का जो इलाहाबाद में तैयारी करता था, तैयारी करते करते जब पेपर लीक होने लगे, तमाम ऐसी दिक्कतें आई, जब लगा कि नौकरी नहीं मिलेगी तो जीवन यापन करने के लिए खुद का स्वरोजगार किया। उसने रिक्शा लिया किराए पर, दिन के 400 से 500 किराया देना पड़ता है। उसके बाद जो बचता है उसमें घर परिवार चलता है और अभी भी पढ़ाई जारी है। सरकारी नौकरी के आस में वो लड़का थक चुका है, इलाहाबाद छोड़ करके बनारस आ चुका है। मेरे साथ मौजूद हैं दुर्गा प्रसाद भाई से बात करेंगे और समझेंगे कि इलाहाबाद क्यों छोड़ दिया इन्होंने। सरकारी नौकरी का जो सपना था, ख्वाब लिए इलाहाबाद पहुंचे थे तैयारी के लिए, क्यों छोड़ करके फिर बनारस लौटे। बनारस के रहने वाले हैं ये, बनारस लौटने के पीछे की कहानी और क्या महसूस करते हैं अभी पढ़े लिखे होने के बावजूद रिक्शा चलाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं रिक्शे में इनके जा रहा था, इनकी बातों से प्रभावित हुआ, लगा कि एक पढ़ा लिखा आदमी है। ये जब बातें हुई, ऑफ द कैमरा बातें शुरू हुई, तो लगे अपनी कहानी बता दे कि मैं सुबह से लेकर के 3 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ, उसके बाद लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करता हूँ। क्या कहानी है पूरी, इन्हीं की बात करते हैं, इन्हीं से सुनते हैं। स्वागत है आपका। हेलो सर, नमस्ते। मेरा नाम है दुर्गा प्रसाद। मैं सर एक्चुअली मैं इलाहाबाद करीबन 2014 में गया था। अच्छा, 14 में? हाँ, 2014 में गया था। तो वहाँ से मैं कुछ दिन, मेरे मामा जी थे, कुछ दिन मुझे वो अपने देश में बुलाए थे कि आना, इसी जगह से तैयारी करना, पढ़ना लिखना, ठीक है। हालांकि मैंने तैयारी भी की और तैयारी करने के बाद मैंने 2018 में फॉर्म फिलअप किया था UPSSC का फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया था उसमें। हालांकि मैं थोड़ा फिजिकल टफ होने के कारण मैं छट गया, वहाँ से नहीं हो पाया। लखनऊ से मेरा सेंटर भी गया था सर, एक्चुअली लखनऊ कुशीनगर गोदम्बा गुरु गोविंद स्पोर्ट्स कॉलेज में मेरा फिजिकल था 2020 बैच में। तो फिर सर मैं वहाँ से आया, वहाँ तो मान लीजिए ठीक है, वो तो फिजिकली में मैं छट गया, तो उसका तो रीजन मेरे पर्सनली पड़ता है। लेकिन इस बार मैं, हालांकि मैं एग्जाम दिया था यूपी पुलिस का फरवरी माह में, अभी 2023-24 में दिया था वो। एक्चुअली मैं पेपर भी अच्छा गया था, उसमें भी होने की संभावना थी। मेरे घर से मैं था, मेरी वाइफ थी, 2 लोग थे। वही है जी सर। अच्छा। और तो सर दोनों लोग का होने का चांस था, लेकिन एक्चुअली बीच में ऐसा हुआ कि पेपर लीक का मामला आ गया। तो थोड़ा से निराश हो गया कि अब तो पढ़े लिख के भी हम लोग क्या किया जाएगा, वारों वाला काम हो रहा है ये। फिर आज फिर अपना मैं एक टोटो लिया, चार्ज पे टोटो लेने के बाद पढ़ाई के मतलब ई रिक्शा बैटरी वाला ई रिक्शा है, किराए पे लेके भाई चलाते हैं। 400 रुपए। शादी भी हो गई है इनकी, अब सोचे घर परिवार कैसे चलता होगा, नौकरी नहीं है, पढ़ाई भी करनी है, परिवार भी। पुलिस का सर एग्जाम था, तो मैं 6 महीना बैठा भी था। अच्छा, रिवीजन कर रहा था, अपना तैयारी कर रहा था। ठीक, पेपर तो अच्छा गया, लेकिन पेपर रद्द हो गया, जब उसके कारण हताश हो गया। और इस बार क्या गारंटी है कि मान लीजिए ठीक है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी तैयारी जारी है सर, तैयारी में छोड़ने वाला भी नहीं। क्या रूटीन है आपका, पहले रूटीन बताइए फिर बात करते हैं। सुबह कितने बजे उठते हैं, उसके बाद पूरी दिनचर्या? सुबह में देखिए, मैं 3 बजे में जाऊंगा, रात को 12 बजे तक पढ़ूंगा। 12 बजे से 6 घंटा सुतना अनिवार्य है मेरे लिए। 6 घंटा सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, ब्रश मंजन करता हूँ, नहाता धोता हूँ। रिक्शा कितने बजे निकलते हैं? मैं 7 बजे की समथिंग में मैं निकल जाता हूँ। 7 बजे निकल जाते हैं? 7 बजे से लेकर 3 बजे तक चलाते हैं? बस 3 बजे तक। उसके बाद घर पे जाके खाना पीना खाया तो आराम किया, फिर पढ़ने बैठ गए? बस पढ़ाई गए, पढ़ाई करना, और फिर इसके साथ पढ़ाई के साथ साथ परिवार भी देखना होता है सर। आप तो हालांकि देखे रहे बेरोजगारी का माहौल, बेरोजगारी बहुत है, हद से ज्यादा है सर, हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा।
हमारे साथ के पढ़े पढ़े लिखे MBBS BSc BCom सारे बच्चे करके मेरे साथ में भी रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, थोड़ा से उनसे भी हमें प्रेरणा मिलती है और हमसे भी उन्हें प्रेरणा मिलती है कि चलो यार थोड़ा स्ट्रगल करके देख लिया जाए, क्या हालांकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। मतलब MBA BCom MCom करने के बाद भी ये रिक्शा चलाते हैं मेरे साथ के दोस्त चलाते हैं। वो भी तैयारी करके आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं छटके हुए, वो भी पर सिलेक्शन में कहीं ना कहीं छटे हुए हैं। 3 बार 4 बार छटके आए हुए हैं, लेकिन हम लोग निराश नहीं हुए, मेहनत जारी है। पेपर लीक हो जाता है यूपी में, ये बड़ी समस्या है, क्या कहेंगे? सर ये पेपर लीक होने का मतलब है, ठीक है, सेंटर से हम लोग एग्जाम दिए तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हालांकि जो भी हुआ था हमें लग रहा है सर कि वो प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था जहाँ से पेपर छपा। सर हम लोग तो एग्जाम सही दिए, लेकिन उसमें सही आदमी के साथ साथ हम लोग का भी तो नुकसान हुआ। 6 महीने गए, घर से माता पिता का पैसा गया, समय गया, तो इस कारण से अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई फिर होने वाला है। क्या लगता है कि इस बार अच्छे से हो जाएगा पेपर? फिर इस बार इसमें तो हम और आप नहीं जानते हैं कि क्या अच्छे से ये पेपर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये पेपर होने के बाद पता चलेगा, रिजल्ट घोषित होने के बाद। तकलीफ होती है पेपर लीक होता है तो? सर क्यों नहीं तकलीफ होती है। अब 6 महीना बैठ के अपने माता पिता के पैसे पे 6 महीना खाकर बैठकर पढ़ेंगे, उनको तकलीफ नहीं होती है। बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया, जब वो कुछ किसी योग्य लायक नहीं होते हैं, गांव समाज वाले ताना मारेंगे कि अरे यार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, फलाना का लड़का ढकेलना का लड़का उसका सिलेक्शन हो गया है, तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो पढ़ी लिख रहे हो, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। तो लोग सवाल जवाब जब करते हैं तो थोड़ा सा शर्म लगती है कि सही कुछ कमी हम लोग में है। अच्छा, जिसके वजह से एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन है। जीवन है दोस्त, जीवन को जीने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, अनिवार्य है सर। इसके सिवा देखिए, पैसे आप नहीं कमाओगे तो आप रोड पे भीख मांगता हुआ नजर आओगे। जब भगवान ने जब संसार में जब मेहनत करोगे, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, माता पिता ने पढ़ाया लिखा इतना बड़ा किया, अब यदि आप थोड़ा स्ट्रगल करके उनके साथ यदि नहीं रहेंगे तो आपका जीवन यापन नहीं हो सकता। जब आपकी शादी हो गई है मान लीजिए, तो जब अपनी पत्नी से बोला कि यार मैं अब सोच रहा हूँ कि घर परिवार नहीं चल रहा है, नौकरी भी नहीं आ रही है, पेपर लीक हो रहा है, तमाम दिक्कतें हैं, तो मैं किराए पर ही रिक्शा चलाता हूँ, तो पत्नी का क्या जवाब था? साथ दिया उन्होंने बोला परिश्रम करो, जो मिलना होगा वो तुम्हारे हाथ से जाएगा नहीं, मेहनत करते रहो, स्ट्रगल करते रहो। मेरे साथ वो भी पढ़ती है, दोनों लोग साथ में पढ़ते हैं। तो मतलब रिक्शा चलाने में कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं है। जब सरकार अब रहेगी सर, देखिए जब हालांकि वैकेंसी जब निकलेगी, मैं 5 साल तक वैकेंसी नहीं निकली, 5 साल तक ओवर एज बच्चे हो गए, कितने बच्चे ओवर एज हुए मेरे साथ के जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। ओवर एज हो जाएंगे तो कहाँ से 5 साल। अब यदि कोई फार्म आ रहा है तो 18 से 25 तक ठीक, और कोई फार्म है तो 18 से 40 तक ठीक, तो 18 से 40 तक है तो वो तो ठीक है, लेकिन जो 18 से 25 तक है उसमें हम लोग 5 साल ओवर एज हो गए, 5 साल हम लोग को मिलता है, तो 5 साल में कुछ तो हम लोगों का आगे का कार्य आसान तो होता। जब ओवर एज जब लिमिट खत्म हो जाएगा तो फार्म सबमिट होता ही नहीं है। अच्छा, ये भी होता होगा कि साथ में पढ़े हुए बच्चे अगर दिख जाते हैं कहीं रोड पे मान लीजिए? नहीं है, मेरे साथ में पढ़े लिखे बच्चे हैं, पोस्टेड हैं, मेरा मित्र है, मेरे दोस्त यार हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कुछ लोग थे हो गए, कुछ लोग नहीं भी हुए, तो कहने का मतलब ये है सर कि कंपटीशन है, कंपटीशन तो में जाना। कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो मन में ये तो नहीं होता यार कि मैं रिक्शा चला रहा हूँ मैं, और कोई दोस्त यार देख ले क्या सोचेगा, ऐसा तो नहीं आता ना मन में? है क्यों नहीं, थोड़ी सी फीलिंग तो आएगी, जाहिर सी बात है कि अरे यार देखो मेरे साथ पढ़ता था, मैं कहाँ हूँ आप कहाँ हूँ, तो थोड़ा सा होता है, लेकिन तो मिलता है मोटिवेशन। हाँ, लेकिन उसको देख करके यार मैं और पढ़ूंगा। हाँ, थोड़ा सा ये होती है, बदले की भावना जो अंदर की होती है वो जग जाती है कि हाँ कि हम भी स्ट्रगल करें, हम भी बनेंगे, हम भी छोड़ करके रिक्शा पढ़ाई नौकरी लें। लेकिन नौकरी तब तो लेंगे जब नौकरी आएंगी तब ना। जी सर, एक्चुअली आप सही बात बोले, जब नौकरी आएगी तभी कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपने अखिलेश यादव की भी सरकार देखी थी जी, है ना? उसमें भी नौकरी तमाम मिली थी, नौकरियां दिया थी। हाँ, ये सरकार भी दिखे थे। नहीं, दोनों सरकार में नौकरी कौन ज्यादा दिए थे बताइए? और पेपर लीक के मामले में देखे, नौकरी देने के मामले में अखिलेश यादव या योगी, कौन सी सरकार बेटर लगी आपको? हमें तो सर वैसे तो योग, अरे क्या नाम है उनका, अखिलेश जी का।
अखिलेश जी की सरकार में बच्चे भर्ती बहुत हुए हैं, मेरे फ्रेंड लोग, दोस्त लोग। तो मैं इसके आधार पे अकॉर्डिंग कह सकता हूँ कि नौकरी के मामले में अच्छी सरकार होनी थी। अखिलेश जी की नौकरियां मिलती थी। हाँ, नौकरी भी था, रोजगार भी था अच्छा। पेपर लीक वगैरह, पेपर लीक वगैरह होने के कम चांसेस थे। उन्होंने क्या किया, दूसरा प्रावधान निकाला कि कुछ भर्ती मेरिट पे कराने लगे, लेकिन मेरिट पे कराएंगे तो पढ़े लिखे बच्चे थोड़ा से हताश हो जाएंगे कि जब सब मेरिट पे हो जाएगा तो पढ़े लिखे बच्चे कैसे। हाँ, तो कंपटीशन उनको करवाना अनिवार्य था, लेकिन एक्चुअली नौकरी थी। अखिलेश यादव की सरकार नौकरी थी, नौकरी निकाल रहे थे, वैकेंसी निकाल रहे थे। इस सरकार में तो यही तो है सर, 5 साल में बैठ गया, 5 साल तक मैं ध्वस्त चल रहा हूँ, 5 साल में नहीं तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने का चांस होता। लेकिन आप तो बनारस में रहते हैं, ये तो देश के प्रधानमंत्री का मान लीजिए लोकसभा क्षेत्र है, 3 बार यहाँ से सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री हैं जी। तो यहाँ पे रोजगार वगैरह, काम धंधा, चौचक बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, लगता है? नहीं सर, एक्चुअली देखा जाए तो हालात बहुत, बनारस की बहुत बुरी हो गई है। बनारस बुरा हो गया है बहुत। ये तो इसको तो क्योटो बोलते हैं बनारस को, क्योटो जापान का एक शहर है। ठीक है, वो तो एक्चुअली ठीक है, भारत और मेरा बच्चा हो वो ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कोई भी काम करने से पहले यदि कुछ उसके बारे में विशेष जानकारी लेकर यदि कोई बात बोला जाए ना तो वो समाज में अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे विदाउट बोलने से कोई मतलब नहीं करता। बनारस नहीं चमका है। बनारस चमकने से नहीं होता है, बनारस मेरा पहले भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, ये नहीं, लेकिन रोजगार के मामले में एकदम जीरो बताया। बनारस में रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, आसपास फैक्ट्रियां नहीं है। अभी आप कैमरा बाहर निकाल के देखिए, मेरे साथ में कितने लोग गाड़ी चला रहे हैं और कितने लोग बेरोजगार हैं, मेरे जैसा नौयुवक पढ़े लिखे आप बाहर निकाल के खुद आप लाइव वीडियो टेलीकास्ट करके दिखा सकते हैं। क्या क्या संदेश देंगे जो आपके जैसे पढ़े लिखे बच्चे हैं, थोड़े यही मैं बोलूंगा, यही कहूंगा, स्ट्रगल करें भैया, स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, जरूर सफलता एक दिन उनके हाथ में जरूर अवश्य लगेगी। तो सरकार से क्या कहेंगे नौकरी को लेकर? नौकरी के लिए सरकार से यही दरख्वास्त रहेगी सर, बस वैकेंसी लाए, बच्चे पढ़े लिखे हुए बच्चों का कम से कम भविष्य आगे की तरफ बढ़े और हताश न हो। पेपर लीक पर ध्यान दें। पेपर लीक का मामला ये मेरे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, उसको थोड़ा से देखते हुए मैं विराम लेता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। मेरे साथ दुर्गा प्रसाद थे, बातचीत हुई इनसे, तमाम वो मुद्दे। यूपी में पेपर लीक का जो मामला है बहुत ही गंभीर है। यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था, वैकेंसी आई थी 60,262 वैकेंसी थी, वो पेपर लीक हो गया। उसके बाद री एग्जाम की तारीख आई अगस्त में ही, अगस्त में 21 से 31 तारीख तक के बीच में है। 21 से 31 तारीख के बीच में लगातार पेपर होंगे, अलग अलग डेट आएगी, बैठेंगे। इस बार इस बार का जो पेपर है सफलतापूर्वक हो, कोई दिक्कत ना हो, तो पेपर लीक ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना है, ओवर एज हो जाएगा। दुर्गा प्रसाद भाई जैसे लोग इलाहाबाद छोड़ करके आके, शादी हो चुकी है, घर पर चलाना मुश्किल है, ये किराए का रिक्शा लेके चलाते हैं। हम जा रहे थे तो लगा बातचीत करनी चाहिए, और बहुत मोटिवेशनल बातें इनकी आप लोग सुनेंगे, आप लोग भी मोटिवेट हो सकते हैं कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एक दरवाजा बंद होता है तो कहीं कहीं दूसरा दरवाजा खुलता है, आप उसके जरिए अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं। निराश मत होइए, निराशा के आगे कुछ नहीं है, थोड़ा सा विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए, सफलता आपके पास आएगी। कैसी लगी वीडियो बताइएगा हमें, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि दूसरे लोग मोटिवेट होंगे, कोई सवाल होगा पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।